गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का, आज ये तीसरा वाला लेक्चर होगा। पिछले वाले सेशन में हम लोग दो वीडियोस डाले थे चैनल पे, जिसमें कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग क्या है डिस्कस किए थे, क्यों एटम्स कॉम्बाइन होता है केमिकल बॉन्डिंग में, क्यों होता है एक्चुअली। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड हम लोग डिस्कस किए थे, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड थोड़ा बहुत समझाए थे, लेकिन बेसिकली जो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड थे वही हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वो ख़त्म हो गया था पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो देखो केमिकल बॉन्डिंग तो दो तरीके का होता है, हम लोग पहले वाले सेशन में बताए थे। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोला जाता है, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो आज का टॉपिक ये रहेगा, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड ये क्या है एक्चुअली। देखो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड मतलब, देखो ये जो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होगा ना, इसमें दो एटम पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो दो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब मान लो कि ए और बी एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पहली बात तो दोनों एटम को ही नॉन मेटल होना पड़ेगा। ए को भी नॉन मेटल होना पड़ेगा, बी को भी नॉन मेटल होना पड़ेगा। मतलब कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में होता है। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल जो एटम है उसके बीच में होता है। ठीक है, अच्छा, और ये कैसे फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, कि ये दो जो नॉन मेटल वाला एटम है, ये नॉन मेटल वाला एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ए कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, बी भी कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, करके आपस में शेयर करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब कैसे शेयर होगा? शेयर होगा म्यूचुअली शेयर करेगा, म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअली आपस में शेयर करेगा, मतलब ए जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बी उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगा। ठीक है, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर बहुत ही वीक है, ये बहुत ही वीक बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड की तरह उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये जो केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा ना, द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और जिस मॉलिक्यूल में इस कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड हम लोग देखेंगे, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कोवैलेंट मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होगा? जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड देखा जाएगा, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड से फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और किसी किसी बुक में देखना ये कोवैलेंट कॉम्पाउंड भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोवैलेंट कॉम्पाउंड भी लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो देखो अभी ये जो हम बताए कि कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड दो एटम के बीच में फॉर्मेशन होगा, तो ये दो जो एटम है, इन दो एटम को नॉन मेटल होना पड़ेगा। मतलब कोवैलेंट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो दो एटम के बीच में होगा जो कि नॉन मेटल का एटम होगा। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल कैसे पहचानोगे? हम लोग बताए थे, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि नॉन मेटल अगर किसी एटम का वैलेंस सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी एटम का अगर वैलेंस सेल में, मतलब लास्ट वाला सेल में अगर 5 ठो या तो 6 ठो या तो 7 ठो इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद है, तो उसी एटम को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल वाला एटम बोलेंगे। या तो वैलेंस सेल में 5 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 6 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 7 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसी एटम को हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक है, ये जनरली देखा गया है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? 2 ठो एक्सेप्शन है। एक आता है कार्बन वाला, एक आता है हाइड्रोजन वाला। देखो कार्बन का जो लास्ट सेल है, मतलब जो वैलेंस सेल है, उसके वैलेंस सेल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है, और हाइड्रोजन का तो 1 ठो ही सेल है, उसका वैलेंस सेल में 1 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन फिर भी कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? रूल के हिसाब से तो कार्बन और हाइड्रोजन नॉन मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल होने के लिए लास्ट वैलेंस सेल में या तो 5 ठो या तो 6 ठो या तो 7 ठो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन है कि कार्बन और हाइड्रोजन का लास्ट सेल में 4 ठो कार्बन का और हाइड्रोजन का लास्ट सेल में 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? ठीक है,
अच्छा, तो देखो अभी सवाल है ये जो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? फॉर्मेशन इसीलिए होता है क्योंकि जो दो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये दो एटम स्टेबल नहीं है, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में म्यूचुअली शेयर करेगा, ठीक है। अच्छा, रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, क्योंकि ये जो दो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये स्टेबल नहीं है। मतलब स्टेबल होने के लिए ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कैसे स्टेबल होगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर करके, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, इस दो मेटल एटम का जो नियरेस्ट नोबल, दो नॉन मेटल एटम का जो नियरेस्ट नोबल गैस है, उस नियरेस्ट नोबल गैस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर लेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। यही मेन पर्पस है कि ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब केमिकल बॉन्ड ये तुम्हारा अगर इलेक्ट्रोवैलेंट हो, अगर कोवैलेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट हो और आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट हो और कोवैलेंट हो, हमेशा याद रखना पर्पस एक ही है। क्या पर्पस है? स्टेबल होना, कैसे भी करके। अब इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड स्टेबल होता है, उसका पैटर्न अलग है। उसमें क्या होता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, एक मेटल से दूसरे मेटल से, एक मेटल से दूसरे मेटल तक जो इलेक्ट्रॉन वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब दे देता है उसको। उस तरीके से ही इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसमें तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें आपस में इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा, ठीक है। तो पर्पस सेम है लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मेन पर्पस है स्टेबल होना। कैसे स्टेबल होगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो आपस में शेयर करेगा, शेयर करके दोनों नॉन मेटल एटम का जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चला जाएगा। मतलब दोनों का ही लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या 8 हो जाएगा। मतलब लास्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला जो सेल है वो ऑक्टेट स्टेट में पहुंच जाएगा। लास्ट वाला जो वैलेंस सेल है उसमें देखना क्या, म्यूचुअल शेयरिंग के बाद वैलेंस वाला जो सेल होगा, लास्ट जो सेल जिसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें क्या 8 ठोकर के इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो यही मेन पर्पस है, ठीक है। अच्छा चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो जैसे कि HCl मॉलिक्यूल क्या है? ये HCl मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? देखो हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास तो सेल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, मतलब इसका एक ठो ही सेल होगा जिसमें एक ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, ठीक है। इसका कितना होगा? KLM मतलब 287, मतलब वैलेंस सेल में 7 ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब दोनों में से क्लोरीन मतलब तुम्हारा स्टेबल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो क्या है? वो हीलियम है। हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है। मतलब क्या, जिसके पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन कोशिश क्या करेगा? लास्ट सेल में 2 ठो इलेक्ट्रॉन पाने का कोशिश करेगा। और क्लोरीन का जो नियरेस्ट तुम्हारा नोबल गैस है वो क्या है? वो आर्गन है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो ये भी क्लोरीन 18 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पाने की कोशिश करेगा। तो कैसे होगा ये? देखो हाइड्रोजन के पास एक ठो इलेक्ट्रॉन है, ये हम प्लस साइन से लिखा, ये इलेक्ट्रॉन है, प्लस साइन वाला ये इलेक्ट्रॉन, एक ठो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। क्लोरीन के पास लास्ट सेल में कितना है? 7 ठो इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या होगा? देखो 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 2 ठो 5 ठो, 2 ठो 7 ठो, ठीक है। मतलब देखो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा 1 ठो, क्लोरीन अपना 1 ठो इलेक्ट्रॉन देगा। उसके पास बचा कितना? 2, 2 4, दे 6। उसके बाद 7 ठो था ना, तो 1 ठो शेयर किया, हाइड्रोजन भी अपना 1 ठो शेयर किया, ठीक है। मतलब क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा, क्लोरीन भी यूज़ करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा? 2 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लास्ट सेल में। मतलब वो हीलियम वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन भी अभी पहले 7 ठो था, अभी हाइड्रोजन को भी मिल गया, मतलब क्या 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया लास्ट सेल में। मतलब क्लोरीन भी क्या आर्गन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें पहुंच जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मेशन क्या होगा? अल्टीमेट HCl फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन क्लोराइड तुम्हारा क्या है? एक कोवैलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन क्लोराइड में। मतलब क्या, ये कोवैलेंट कंपाउंड है या फिर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। जिसमें कि हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है? नॉन मेटल है, क्लोरीन भी तुम्हारा नॉन मेटल है। दोनों नॉन मेटल के बीच में ही कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अच्छा ऐसा भी होता है। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड वाला हम तुमको एग्जांपल समझाए, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग एक एटम है, क्लोरीन भी एक अलग एटम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा डिसिमिलर एटम में ही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दोनों सिमिलर टाइप ऑफ एटम में भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है।
जैसे कि तुम Cl2 का एग्जाम्पल ले लो, Cl2 मॉलिक्यूल, इसका एग्जाम्पल ले लो। Cl2 में क्या है, दो ठो Cl एटम है जो कि दोनों ही नॉन मेटल है। मतलब क्लोरीन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखो दो ठो 4 ठो, 6 ठो, 1 ठो 7, ठीक है। अच्छा, और एक ठो क्लोरीन एटम में भी, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें देखो 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, 1 ठो 7 ठो, ठीक है। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब क्या होगा, देखो इसके पास रहेगा कितना, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, और अपना 1 ठो शेयर किया 7 ठो। ये भी क्लोरीन देखो अपना 1 ठो शेयर किया, रहेगा कितना, 6 ठो, 2 2 4 2 6, एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो ये जो एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अभी ये क्लोरीन भी 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, इस क्लोरीन का भी 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब दोनों ही स्टेबल हो जाएगा। लास्ट वाला जैसे लो ऑक्टेट में पहुंच गया, मतलब क्या, Cl सिंगल बॉन्ड Cl फॉर्मेशन करके Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब क्या, ये Cl2 भी तुम्हारा क्या है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड देख रहे हो तुम, ये बॉन्ड, यही तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। समझ में आया? मतलब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड दोनों सिमिलर एटम में भी हो सकता है, जैसे कि इसमें हो रहा है, दोनों सिमिलर एटम, दोनों ही Cl एटम है, और दोनों डिसिमिलर एटम में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना टाइप का हो सकता है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितना टाइप का कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो सकता है। देखो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है, ये मेनली तीनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक को बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक को बोला जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरे को बोला जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट लिख दो, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हर एक का हम एग्जाम्पल तुमको एक एक करके समझाते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो नॉन मेटल एटम पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जो दो नॉन मेटल एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें दोनों ही नॉन मेटल एटम सिर्फ 1 ठो करके इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा, मतलब 1 ठो करके इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और एक बार बताते हैं कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब दोनों जो नॉन मेटल एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, वो दोनों नॉन मेटल एटम एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। मतलब क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, 1 ठो ही होगा। ठीक से सुनना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर पेयर हम बोलेंगे तो 1 ठो ही होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 1 ठो होगा। मतलब क्या, दोनों ही नॉन मेटल एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 ठो करके देगा, ठीक है। तब जाके तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल सोच लो, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, Cl2, ये सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। मतलब H2 को हम लोग लिखेंगे क्या, H सिंगल बॉन्ड H, क्लोरीन Cl2 को लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl। देखो 1 ठो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर से अगर समझाएंगे तो देखो Cl2 में अभी अभी हम लोग किए, हाइड्रोजन वाला दिखाते हैं तुमको। हाइड्रोजन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन नॉन मेटल एटम का लास्ट सेल में 1 ठो इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या करेगा, ये अपना 1 ठो इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन भी अपना 1 ठो इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों ही एक एक करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये 1 ठो करके दे रहा है, ये भी 1 ठो दे रहा है, ये भी 1 ठो दे रहा है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन होगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। पेयर बोल रहे हैं इसलिए सिंगल बोले, ठीक है। तो फॉर्मेशन होगा क्या, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? अच्छा, इसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, हम सिर्फ हाइड्रोजन और Cl2 बोले, ठीक है। वो और भी हो सकता है, जैसे कि मान लो H2O, पानी, पानी में भी होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बुक में देखना तुम लोगों का दिया हुआ ये सब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो 2 ठो करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पे जैसे 1 ठो करके कर रहा है, वहाँ पे 2 ठो करके करेगा। मतलब ये भी 2 ठो करेगा, ये भी 2 ठो करेगा, मतलब कुल मिला के 4 ठो हो जाएगा। मतलब क्या, डबल इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे जैसे सिंगल पेयर हो रहा है तो वहाँ पे डबल पेयर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल O2, ऑक्सीजन, इसमें होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें होता है, ठीक है। चलो समझाते हैं एक एक करके। ऑक्सीजन वाला ही देखो, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है,
इसको जानने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा जो कि 8 है, ठीक है। के में 2 ठो रहता है, एल में कितना रहता है 6 ठो रहता है, 2 और 6 8। लेकिन ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर 6 ठो इलेक्ट्रॉन हुआ लास्ट सेल में ऑक्सीजन का, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो। अच्छा तो O2 है, मतलब 2 ठो ऑक्सीजन एटम है, तो 2 ठो ऑक्सीजन एटम बनाओ, ठीक है। इसका देखो लास्ट सेल में 2 ठो 4 ठो और 2 ठो 6 ठो, समझ में आया। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना 2 ठो इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना 2 ठो इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब क्या हुआ, ये अगर 2 ठो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास रहेगा कितना 4 ठो, ठीक है। 2 ठो दे दिया, ये भी अगर 2 ठो दे देगा तो इसके पास रहेगा कितना 4 ठो, समझ में आया। मतलब ये अल्टीमेट फॉर्मेशन क्या होगा, ये 2 ठो करके रह जाएगा, देने के बाद ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो ये और ये वाला मिलके एक सिंगल बॉन्ड, ये और ये वाला मिलके एक डबल और एक बॉन्ड, मतलब वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब क्या होगा O2, देखो डबल बॉन्ड हुआ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे फॉर्मेशन हुआ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ठो दिया, ये भी 2 ठो दिया, मतलब डबल डबल करके दिया है। मतलब क्या ये डबल पेयर फॉर्मेशन हुआ है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल पेयर हुआ था, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डबल पेयर होगा, ठीक है। मतलब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, समझ में आता है। ऐसे फॉर्मेशन होता है। वैसे ही अगर तुम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में आओगे, इसका भी क्या होगा 3 ठो करके इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। 3 ठो करके इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन वाला एग्जांपल N2, हम N2 को तुमको समझाते हैं। N2 में क्या होता है 2 ठो एटम है, मतलब ये N ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, इसको बोला जाता है N2। कैसे होता है देखो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है क्या 7, तो K में 2 ठो रहेगा, L में 5 ठो रहेगा, 7 ठो हो गया। मतलब वैलेंस सेल में नाइट्रोजन का क्या 5 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इस नाइट्रोजन एटम का वैलेंस सेल में कितना रहेगा 5 ठो रहेगा, 2 ठो 5 ठो, इसमें भी 2 ठो 3 ठो 5 ठो। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, देखो ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ये क्या करेगा, अपना 3 ठो इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेयर करेगा, ठीक है। ये वाला भी 2 ठो रख के 3 ठो शेयर करेगा, समझ में आ रहा है। देखो ये वाला फॉर्मेशन क्या होगा, नाइट्रोजन 2 ठो तो है इसमें, इसके भी 2 ठो है, तो 3 ठो शेयर किया, मतलब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलके एक सिंगल बॉन्ड, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन मिलके और एक तो सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके और एक तो सिंगल बॉन्ड, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, जो कि फॉर्मूला क्या है अल्टीमेट N2 फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुआ, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर मतलब 2 ठो, तो 3 पेयर मतलब 6 ठो, तो गिनो देखो 6 ठो ही होगा, 2 2 4 2 6, इसको बोला जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना शेयर कर रहा है, इसके ऊपर ये सिंगल डबल ट्रिपल ये होगा, समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा और एक तो चीज़ है, देखो इसमें देखो मॉलिक्यूल में या तो जैसे हाइड्रोजन में क्लोरीन में H2O में या तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके बाद ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा सिंगल कोवेलेंट होगा, कौन सा डबल कोवेलेंट होगा, कौन सा ट्रिपल कोवेलेंट होगा। लेकिन ऐसा भी मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल बॉन्ड भी रहता है, डबल बॉन्ड भी रहता है, मतलब दोनों एक साथ, ठीक है। वैसा भी मॉलिक्यूल है जो जिसमें एक साथ सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। कैसा एग्जांपल होगा, तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है C2H2 दिया हुआ है, ये क्या है, ये इथाइन है, इसका नाम इथाइन है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल बॉन्ड भी रहता है, डबल बॉन्ड भी रहता है। मतलब क्या 2 ठो कार्बन है, ठीक है, तो 2 ठो कार्बन को हम लोग कैसे लिखेंगे ऐसे, और 2 ठो हाइड्रोजन है, देखो C2H2 2 ठो कार्बन मतलब C2, 2 ठो हाइड्रोजन मतलब C2H2। इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है, जिसमें देखो ये वाला क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये 2 ठो क्या है सिंगल बॉन्ड है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब ये 2 जो बॉन्ड है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये कैसे होता है दिखाते हैं हम तुमको, ठीक है। ये बुक में नहीं है कि कैसे फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम तुमको दिखा देते हैं कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ये। देखो इसको जानने से पहले तुम्हें कार्बन का एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा जो कि 6 है, K में 2 ठो, L में 4 ठो, ठीक है। तो 2 ठो कार्बन एटम है, तो इसमें देखो 2 ठो कार्बन एटम लगा दिए, ठीक है। अच्छा तो वैलेंस शेल में तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब क्या इसमें 1 ठो, देखो 4 ठो हो गया, इसके पास 4 ठो है, इसके भी पास 1 ठो, और ये 3 ठो 4 ठो है, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, समझ में आया। अच्छा अब देखो कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, इस कार्बन के पास भी लास्ट सेल में 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा कौन सा वाला बॉन्ड है, सिंगल वाला बॉन्ड है, मतलब 1 ठो करके इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब कार्बन क्या करेगा, अपना 1 ठो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और ये कार्बन अपना जो 1 ठो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। मतलब हाइड्रोजन के पास तो 1 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही ना,
हाइड्रोजन के पास तो एक ठो इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर एक ही है, मतलब के सेल में एक ठो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका, जो कि ये वाला है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, अपना 3 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ये कार्बन भी वही सेम चीज़ करेगा, अपना 3 ठो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। मतलब कैसा होगा, कार्बन देखो 3 ठो और इस कार्बन ने 3 ठो, देखो शेयर हो गया, ये 3 ठो दिया, ये भी 3 ठो दिया, और इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, देखो ये भी अपना हाइड्रोजन 1 ठो इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन के साथ, ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, बाकी 3 इस कार्बन के साथ, ये कार्बन भी सेम 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया और 1 ठो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, देखो हाइड्रोजन, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और देखो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये मिलकर एक सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड, ये 2 मिलकर सिंगल बॉन्ड, ये लास्ट वाला 2 मिलकर सिंगल बॉन्ड, मतलब टोटल ट्रिपल बॉन्ड हो गया। मतलब तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हुआ, ये वाला C2H2। समझ में आया? तो ये दोनों का बुक में नहीं दिया हुआ है, ये हम दिखा दिए तुमको कि कैसे मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं कोवैलेंसी में। कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हो रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वही तुम्हारा कोवैलेंसी है। ठीक है, जैसे कि कार्बन के लिए जो कोवैलेंसी है, कार्बन के लिए कोवैलेंसी 4 है, क्योंकि कार्बन 4 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तुम इस एग्जाम्पल में ही देखो ना, यहाँ पे देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, टोटल 4 ठो किया है। ये जो 3 ठो इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया और 1 ठो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो कुल मिला के कितना शेयर किया, 4 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो कार्बन की कोवैलेंसी हो जाएगा 4। समझ में आया? वैसे ही एक ही तरीके से नाइट्रोजन का कोवैलेंसी हो जाएगा 3। तुम थोड़ा याद करो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब हम तुमको पढ़ाए थे तब क्या कैसे डायग्राम था, ऐसा डायग्राम था ना, ऐसा डायग्राम था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो वैलेंस सेल में 5 ठो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 2 ठो रह जाएगा दोनों के पास ही, और जो 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या, ये नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन आपस में शेयर कर लेगा। मतलब ऐसा था डायग्राम, ऐसा था ना, 2 ठो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा हर एक के पास और 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 3 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, 3 ठो करके इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए इसका कोवैलेंसी 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का अगर तुम निकालोगे तो ऑक्सीजन का करके देखना, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा लॉजिक भी है। दूसरा लॉजिक तुम कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि देखो हम तुमको समझाते हैं, ऑक्सीजन से समझाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 6 ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन का लास्ट सेल में तो 6 ठो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहिए, 8 ठो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब क्या, कितना शॉर्ट है, उसके पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। मतलब ऑक्सीजन कभी भी अगर किसी के साथ जुड़ेगा कोवैलेंट बॉन्ड में, मतलब वो 2 ठो ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए उसका कोवैलेंसी 2 है। तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा तो कोवैलेंसी हो गया। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ समझना है इसमें, बहुत ही इजी है। अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का 2 टाइप है, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड का अगर क्लासिफिकेशन में हम लोग चले जाएंगे कि कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, तो इसका अगर क्लासिफिकेशन में चले जाएंगे तो देखो कोवैलेंट कंपाउंड 2 तरीके का होता है। एक आता है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा आता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब कौन सा क्या है हम तुमको समझाते हैं। एक आता है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा आएगा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक से समझना, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, देखो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो रहा है वो इक्वली शेयर होता है। मतलब क्या हुआ कि 2 एटम है मान लो, ए और बी 2 एटम है मान लो, तो इन दोनों एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होगा वो इक्वली शेयर होगा। मतलब ये जितना इलेक्ट्रॉन देगा बी भी उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा, इक्वली शेयर होगा। कोई मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि ये ज़्यादा दे रहा है वो कम दे रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होगा वो इक्वली शेयर्ड होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब क्या, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा इसके इस तरीके से लिखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली होगा।
ठीक है, तभी जाके नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इक्वली इलेक्ट्रॉन पेयर और इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं करेगा, कंपाउंड के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं करेगा, मतलब कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। इसीलिए जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो नॉन पोलर होगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन भी नहीं होगा, नो चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस। क्यों नहीं हो रहा है चार्ज सेपरेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो दोनों नॉन मेटल आइटम के बीच इक्वली हो रहा है, इसीलिए इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ रहा है, इस टाइप का जो कंपाउंड है ना, इस टाइप का कंपाउंड अगर तुम पानी में डालोगे तो ये आयोनाइज नहीं करेगा, मतलब क्या, सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है। क्यों पोलर कंपाउंड है हम बाद में बताते हैं। ठीक है, पानी पोलर कंपाउंड है, तो पानी में अगर तुम ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड डालोगे तो कभी भी वो सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होता है और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पोलर कंपाउंड में ही सॉल्युबल होता है। समझ में आ रहा है, इसलिए ये आयोनाइज नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है नॉन पोलर, Cl2 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन हो सकता है, ये सब तुम्हारा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो इक्वली होगा। जैसे कि हाइड्रोजन में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन एटम होता था, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इक्वली शेयर हुआ। क्लोरीन में भी वही सेम होता है, क्लोरीन के पास तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इक्वली शेयर होगा। इस तरीके से इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी आते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में। देखो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड समझने के लिए हमको थोड़ा ये वाला समझना पड़ेगा। देखो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब क्या, पोलर मतलब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा, नॉन पोलर में चार्ज सेपरेशन नहीं था लेकिन पोलर में चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब क्या, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो दो मेटल आइटम जो दो नॉन मेटल आइटम जो पार्टिसिपेट करता है, मान लो कि ए है और बी है, ठीक है, दो नॉन मेटल आइटम है, ये दो जो नॉन मेटल आइटम पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इनके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेगा। ठीक से सुनना, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में तो जो नॉन मेटल आइटम पार्टिसिपेट करेगा उनके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, मतलब क्या, ये भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बी भी कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब बीच में क्या, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी ए और बी दोनों नॉन मेटल आइटम का बीच में नहीं रहेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। हो सकता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा बी के नज़दीक चला जाए, या तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा ए के नज़दीक चला जाएगा, मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेगा ए और बी दोनों से। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन कभी भी दोनों नॉन मेटल आइटम ए और बी का मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेगा, मतलब ए के साथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का जितना डिस्टेंस होगा बी के साथ उतना डिस्टेंस नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस अनइक्वल होगा। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी दोनों नॉन मेटल आइटम के एकदम नज़दीक चला जाएगा, या तो ए एटम के नज़दीक रहेगा या तो बी एटम के नज़दीक रहेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आया। अच्छा, अब प्रॉब्लम है, सवाल है कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कोई भी एक नॉन मेटल आइटम के मतलब एकदम नज़दीक क्यों चला जाता है। ये इसलिए होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ए और बी दोनों एक ऐसा नॉन मेटल आइटम है जिनमें से कोई भी एक नॉन मेटल आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और दूसरे वाले का बहुत लो है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये होता है। तो इसका एक ही रीज़न है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसी एक नॉन मेटल आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है और दूसरे का बहुत ही कम है, इसलिए ये होता है। जैसे कि HCl वाला एग्जाम्पल तुम सोच लो, ये जो HCl वाला एग्जाम्पल है ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या होता है कि यहाँ पे दो नॉन मेटल आइटम पार्टिसिपेट कर रहा है, एक नॉन मेटल आइटम हाइड्रोजन है, दूसरा नॉन मेटल आइटम क्लोरीन है। अब क्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, इसीलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। इसके वजह से क्या, ये जो HCl मॉलिक्यूल में एक पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, मतलब चार्ज सेपरेशन होता है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्लोरीन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कैसा होता है देखो, HCl का डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम तुमको पहले ही दिखाए हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है लास्ट सेल में,
क्लोरीन के पास लास्ट सेल में 7 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो और 1 ठो इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन भी शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे हम लोग देखेंगे तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगा। देखो हाइड्रोजन के साथ डिस्टेंस हो जाएगा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा, देखो इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, यही तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये देखो बीच में नहीं है, एकदम क्लोरीन की तरफ चला गया। क्योंकि क्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का ना अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक बहुत हाई है, हाइड्रोजन का बहुत लो है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, पूरा नहीं खींच पाएगा लेकिन एकदम नज़दीक लेके चला जाएगा। समझ में आया? इसके वजह से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसको डेल प्लस बोला जाता है। हम ऐसे H प्लस लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, डेल प्लस, इसको डेल बोला जाता है। ये सिंबल है ना, ये डेल है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और वहीं क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब इसको हम डेल माइनस कर देंगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एरो से। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से चल के एकदम क्लोरीन तक पहुंच गया, मतलब क्लोरीन तक चला गया। समझ में आ रहा है? इसी को बोला जाता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब जिसमें कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसी की वजह से अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को तुम पानी में डालोगे तो आयनाइज हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से। क्योंकि पानी जो है, पानी भी एक पोलर कंपाउंड है और HCl भी एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। जैसे पानी को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, पानी, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या, जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एकदम ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे HCl में Cl की तरफ था, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बुक में देखा तुम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पानी भी क्या, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। लास्ट एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला टॉपिक आज का क्या टॉपिक है, देखो आज का और लास्ट वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बाद में बोल रहे हैं, पहले आयोनाइजेशन थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। आयोनाइजेशन क्या है, देखो बुक में तुम लोग का चेक बॉक्स में दिया हुआ है कि आयोनाइजेशन क्या है। आयोनाइजेशन मतलब क्या, चार्ज सेपरेशन होगा। मतलब जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग पढ़े हैं अभी, उस पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, फ्रैक्शनल चार्ज सेपरेट होता है। मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज किसी नॉन मेटल एटम के ऊपर होता है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज किसी और एक दूसरा जो नॉन मेटल एटम था उसके ऊपर होता है ना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इस प्रोसेस में जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है और आयनाइज हो रहा है, उसी को हम लोग आयनाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि आयन मतलब क्या, आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो जो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, मतलब क्या, एक आयन फॉर्मेशन हो रहा था। तो जिस प्रोसेस में ये फ्रैक्शनल चार्ज डेवलप होता है कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर और आयन जनरेट करता है, आयन प्रोड्यूस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते थे क्या, आयनाइजेशन। उसी प्रोसेस को आयनाइजेशन बोला जाता है। और ये आयनाइजेशन प्रोसेस केवल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में ही होगा, नॉन पोलर में नहीं होता है। तो ये पढ़ लेना, ये बुक में देखना दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो तुम लोग का दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेज नंबर चले जाओ, पेज नंबर तुम लोग 27 नंबर पेज देखो, नोट में देखा दिया हुआ है आयोनाइजेशन के बाद क्या लिखा है, देखो द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड द मोर इज द पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब क्या, ये जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग पढ़े, ठीक है, तो कौन सा वाला पोलर कंपाउंड ज़्यादा पोलर होगा, कौन सा वाला पोलर कंपाउंड थोड़ा कम पोलर होगा, मतलब ये जो पोलरिटी है, ठीक है, ये कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो जो दो नॉन मेटल एटम पार्टिसिपेट कर रहा है नॉन पोलर कंपाउंड फॉर्मेशन में, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन में जो दो नॉन मेटल एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, वो दो जो नॉन मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सबसे ज़्यादा पोलर होगा। समझ में आ रहा है? और एक बार बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो वो सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा, मतलब पोलर नेचर उसका सबसे ज़्यादा होगा। मतलब मान लो तुमको दे दिया गया दो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो HCl और H2O। HCl भी एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, H2O भी एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब तुमको सवाल कि कौन सबसे ज़्यादा पोलर है, HCl सबसे ज़्यादा पोलर है कि H2O सबसे ज़्यादा पोलर है। तुम क्या करोगे, तुम देखोगे
दोनों जो नॉन मेटल एटम है, एक में तुम्हारा हाइड्रोजन और क्लोरीन है और एक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब दोनों में तुम देखोगे कौन से वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में ज़्यादा होगा वही कंपाउंड तुम्हारा सबसे ज़्यादा पोलर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मीनिंग वही है। अच्छा, उसके बाद देखो दिया हुआ है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन पोलर, विथ स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पोलर, विथ मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयनिक। ये समझना होगा कौन से वाले कंपाउंड को हम आयनिक बोलेंगे, कौन से वाले कंपाउंड को पोलर बोलेंगे, कौन से वाले कंपाउंड को नॉन पोलर बोलेंगे, ठीक है। नॉन पोलर किसको बोलेंगे? अगर दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर सेम है, मतलब मान लो ए भी एक तुम्हारा नॉन मेटल एटम है, बी भी एक नॉन मेटल एटम है। अब दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होगा, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर सेम है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम मतलब क्या? दोनों में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों का डिफरेंस सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर सेम होगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन पोलर, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्लाइट होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा पोलर। मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में है वो स्लाइटली है, मतलब सेम नहीं है, थोड़ा सा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट है, इसको लिखो स्लाइटली डिफरेंट है, तो इसको हम लोग पोलर बोलेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो हो जाएगा आयनिक, मतलब मच डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोनों एटम के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर आयनिक बोलेंगे। तो ये सवाल MCQ में आता है, तुमको एग्जाम्पल दे देगा, तुमको देखना पड़ेगा कि नॉन पोलर का तुम्हारा कैटेगरी क्या है, पोलर का क्या है और आयनिक का कंडीशन क्या है, उससे हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। डाइपोल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? डाइपोल मॉलिक्यूल। देखो डाइपोल मॉलिक्यूल क्या है, देखना बुक में दिया हुआ है कि सिंस अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स इट इज आल्सो कॉल्ड डाइपोल मॉलिक्यूल। मतलब क्या? ये जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब क्या? जिसमें कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे H2O है, ठीक है, HCl है, इन सब में क्या जो बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारा क्या होगा? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। तो जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का ही दूसरा नाम डाइपोल मॉलिक्यूल है, क्योंकि डाइपोल मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे? डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या? दो ठो पोल, डाई मतलब दो ठो और पोल मतलब पोल, दो ठो पोल। दो ठो पोल कौन सा वाला पोल? एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। मतलब क्या? ये जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है इसमें क्या चार्ज सेपरेशन हो रहा था, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर, मतलब दो ठो पोल जनरेट कर रहा था, इसलिए ये डाइपोल मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो डाइपोल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? जिस मॉलिक्यूल के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब दो ठो पोल जनरेट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो पहला वाला जो कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन क्या? दो नॉन मेटल एटम, दो एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब मान लो कि एक एटम A है, एक एटम B है, दो एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो दो एटम पहली बात तो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होना चाहिए, क्योंकि दोनों नॉन मेटल एटम के बीच ही तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दो मेटल एटम के बीच में क्या होता है? दो नॉन मेटल एटम के बीच ही कोवेलेंट होता है, ये मेटल नहीं होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का पहला कंडीशन ही था क्या? दोनों एटम जो पार्टिसिपेट करेगा उस दोनों एटम को नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला वाला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? देखो लिखा हुआ है बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों एटम का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ए एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, बी एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों एटम को ही क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगा, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर वाला कंडीशन क्या है? बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों एटम का ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? टेंडेंसी टू ग्रैब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पाने का जो इच्छा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ उसका टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का भी बहुत हाई होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरह। अच्छा, नंबर 4 कंडीशन क्या है? बोथ द एटम्स शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों एटम का ही आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लेके, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना,
किसी दूसरे मेटल एटम से या किसी दूसरे नॉन मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन को लेके अपना जो लास्ट सेल है उस सेल में इलेक्ट्रॉन को लेना, इसके लिए एक एनर्जी चाहिए होता है जिसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर तुमको कराए थे उसमें है देखना। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। पांचवा वाला कंडीशन क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स शुड इधर भी जीरो और भी नेग्लिजिबल, मतलब दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही एकदम कम होना होगा, मतलब नेग्लिजिबल, या तो जीरो होना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को जीरो होना है या नेग्लिजिबल होना पड़ेगा दोनों नॉन मेटल एटम के बीच में। तो ये सारा कंडीशन अगर रहेगा तो ये दो एटम क्या करेगा, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये कंडीशन को ठीक से पढ़ोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक हम पढ़ा दिए, कंडीशन तक पढ़ा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कुछ कुछ तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिया हुआ है, कुछ कुछ नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, जिसका डायग्राम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में जैसे कराए थे वैसे ही कुछ कुछ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, टिल देन थैंक यू।